नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा पर। साथियों, हमारा विषय संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण से वर्ण विचार चल रहा है, जिसमें हमने वर्ण विचार से संबंधित बहुत सारे बिंदुओं को आपसे शेयर किया। और आज हम वर्ण विचार के अंतिम वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ अछूते और जो बिंदु परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, व्यंजन वर्णों का आधुनिक वर्गीकरण, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का मतलब यही है कि जो अभी आधुनिक में, अर्थात संस्कृत हमारी वैदिक भाषा है और इस संस्कृत के बाद हमारी हिंदी जो भाषा है उसमें जो बदलाव हुए हैं, उसमें जो हमारे व्यंजन या वर्णों का जो आधुनिकीकरण हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा व्यंजन वर्णों को निम्न 8 भागों में विभाजित किया है। निम्न 8 भागों में। अब निम्न 8 भाग हैं कौन कौन से, उन पे चर्चा करते हैं। स्पर्शी व्यंजन, और देखिए स्पर्शी व्यंजन या हमने आपको इससे पहले बताया स्पृष्ट व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन हमारे हैं 5 वर्ग, और पांचों वर्ग के 5-5 वर्ण हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। देखिए यहाँ क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। देखिए ये हमारे प्रत्येक वर्ग के पांचों अक्षर और कितने हो जाते हैं, कुल मिलाकर 25। यही हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। अगला है हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, देखिए संघर्षी व्यंजन क्या, संघर्षी व्यंजन हमारे 4 होते हैं, अर्थात जिनको बोलने से पहले हमें संघर्ष करना पड़ता हो, श्वास वायु को थोड़ा ताकत से बाहर लाना होता हो, वही हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। तो श, क्ष, स, ह ये हमारे संघर्षी व्यंजन हैं, अर्थात ऊष्म व्यंजन जो भी हैं वो हमारे संघर्षी हैं। अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगला क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या हमारी 4 है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे हो गए च, छ, ज, झ। ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हो गए, च, छ, ज, झ, अर्थात 4 व्यंजन, और 4 वर्ग के 4 व्यंजन हमारे पंचमा अक्षर को छोड़कर ये हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हैं। अगला है हमारा अनुनासिक या नासिक व्यंजन। अनुनासिक या नासिक व्यंजन, अनुनासिक या नासिक व्यंजन में हमारी संख्या है 5। अंग, य, ण, न, म। ये हमारे प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो है वो नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो साथियों, अगला है उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन। उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन, इनकी संख्या है साथियों 2। इनकी संख्या कितनी है, 2। तो ये 2 कौन से हैं, देखिए हमारा टा वर्ग जो है, टा वर्ग, देखिए टा वर्ग का ट, ठ, ड, ढ और अणा, ये जो हमारा है ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये हमारे टा वर्ग में उत्क्षिप्त और ताड़नजात जो द्विगुणित व्यंजन हैं वो हैं इस डा का दूसरा, इस डा का दूसरा जो इसकी साथ आएगा, और यहाँ पर क्या एक बिंदु रख दिया जाए अढ़ा, और ढा का ये अढ़ा, ये अढ़ा यहाँ पर एक बिंदु रख दिया जाए। तो ये हमारे ताड़नजात बिंदु या द्विगुणित बिंदु या उत्क्षिप्त बिंदु कह सकते हैं इसको। ये उत्क्षिप्त बिंदु या ताड़नजात बिंदु कहलाएगा। जो हमारा ये बिंदु नीचे लगता है वो हमारा ताड़नजात या उत्क्षिप्त बिंदु कहलाएगा। जो वर्ण टा वर्ग के डा और ढा के दूसरे भाग हैं अढ़ा और ढा, ये हमारे उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। अगला है हमारा प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित,
देखिए लुंठित माने है किसी भी चीज का गोल गोल होना, है ना, लौटना। हमारी जब जीभ बोलते समय क्या हो जाती है, लौट जाती है ना, उल्टी हो जाती है, कंपन करती है। प्रकंपित माने कंपित होती है। देखिए बोलिए रा को, बोलिए रा, रा, है ना, ये तो रा को बोलते समय हमारी जिह्वा कंपन करती है, तो ऐसा हमारा एक व्यंजन है रा, है ना। अगला है पार्श्विक। अगला क्या है, पार्श्विक, है ना। इसको हम कह सकते हैं प्रकंपित माने कंपन, और लुंठित से है लौट कर बोलना। किसी भी अक्षर को अगर जिह्वा हमारी लौट जाती है बोलते समय, वो हमारा लुंठित हो जाएगा। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन साथियों, पार्श्विक माने होता है, पार्श्व माने होता है किनारा। पार्श्व माने क्या होता है, किनारा। पार्श्व माने किनारा, और पार्श्विक माने किनारे से जब वायु हमारे जिह्वा, है ना, जिह्वा या मुंह के जो हमारा भाग है दांत का, उसके किनारे से होते हुए बाहर निकलती हो। ल, ल, जब हम ला को उच्चारित करते हैं तो पार्श्विक माने किनारे से वायु मुख से बाहर आती है, वो ला वर्ण के उच्चारण करने पर आती है, तो इसलिए ला वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला है हमारा शर्वहीन या अर्धस्वर। शर्वहीन या अर्धस्वर। देखिए अर्धस्वर हमारे होते हैं दो। अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है साथियों, दो। वो है या और वा। या और वा को हम अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है साथियों। अगला है वर्णों के अन्य भेद। अब हम वर्णों के अन्य कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में भी जानते हैं। पहला है हमारा अयोग वह वर्ण। अयोग बह, देखिए आ माने, अयोग बा को हम समझते हैं पहले। आ योग बाह, देखिए आ माने नहीं, आ माने होता है नहीं। योग माने जुड़ना, योग माने साथियों जुड़ना, और बह माने बहन करना। अर्थात वे वर्ण जो माहेश्वर सूत्रों के साथ जुड़कर बहन नहीं कर सके, वे हमारे वर्ण अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। अयोग वाह वर्ण कौन से हो गए, जो माहेश्वर सूत्र में नहीं दिए हैं, वो हमारे अयोग वाह वर्ण हैं। ऐसे वर्ण जिनका ना तो स्वरों में योग होता है एवं ना ही व्यंजनों में योग होता है, उन वर्णों को हम अयोग वाह वर्ण कह देते हैं। या हम कह सकते हैं जिन वर्णों को माहेश्वर सूत्रों में स्थान नहीं दिया गया है, उन वर्णों को हम अयोग वाह वर्ण कह देते हैं। कौन से, जिनका ना स्वरों में योग है और ना ही हमारा व्यंजनों में योग है, उन वर्णों को हम क्या कह देते हैं, अयोग वाह वर्ण कह देते हैं साथियों। क्या कह देते हैं, अयोग वाह वर्ण। अगला है हमारा इस श्रेणी में देखिएगा, इस श्रेणी में निम्न प्रकार के वर्ण शामिल हैं। निम्न प्रकार के वर्ण शामिल हैं। पहला है हमारा अनुस्वार। पहला है अनुस्वार, और अनुस्वार को हमने आपको बता दिया, हमारे आ पर अनुस्वार एक बिंदु, एक बिंदु आ पर हमारा अनुस्वार। अगला है विसर्ग। विसर्ग आ पर हमारा विसर्ग का जो निशान है। और अनुनासिक और अनुस्वार जो हमारे वर्ण हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, उनको आप देखिए अनुनासिक में जो स्वर आएगा वो हमारा चंद्र बिंदु के साथ आएगा, और अनुस्वार बिंदु के साथ आएगा। अगला है विसर्ग, और अगला है जिह्वा मूली है। जिह्वा मूली में आपको बता दिया था, जिह्वा मूली का खा, और ये एक विशेष निशान होता है अर्ध, इसको हम अर्ध स्वर का ही होता है, अर्ध स्वर का, अर्ध स्वर का निशान होता है। ये इस तरीके से साथियों अर्ध स्वर का निशान है ये। तो ये अर्ध स्वर का जो निशान है, का के आगे लग जाए और खा के आगे लग जाए, तो ये हमारे जिह्वा मूली हैं। और उपधमानियां, उपधमानियां हमारे कौन से हैं, उपधमानियां साथियों हैं पा और फा के आगे, इस तरीके से पा और फा के आगे अर्ध स्वर का निशान ये लग जाए, वो हमारे उपधमानियां हैं। यम वर्ण, यम वर्ण हमारे क ख ग और घ में ऊ की मात्रा हो और चंद्र बिंदु ऊपर हो, वो हमारे यम वर्ण हो जाते हैं। क्या वर्ण हो जाते हैं, यम वर्ण हो जाते हैं। अगला साथियों रक्त वर्ण। देखिए रक्त वर्ण क्या है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हम रक्त वर्ण कहलाता है। सूक्ष्म वर्ण कौन सा है, देखिए रक्त वर्ण आप समझ रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा, अंगा
या, णा, ना और मा, ये हमारा है कौन सा, रक्त वर्ण। और सूक्ष्म वर्ण क्या है, सूक्ष्म वर्ण में दूसरा चौथा वर्ण, जैसे क ख है ना, क ख और ग घ है ना, च छ ज झ, ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण हैं, वो हमारे सूक्ष्म वर्ण हैं। कौन से, सूक्ष्म वर्ण हैं। अगला है हमारा द्विस्पृष्ट वर्ण। द्विस्पृष्ट वर्ण देखिए साथियों, द्विस्पृष्ट वर्ण कौन सा होता है, द्विस्पृष्ट वर्ण जो हमारा है वो का है। क्या है, का। लेकिन का की बनावट इस तरीके से नहीं है, उस का की बनावट साथियों इस तरीके से आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, उस का की बनावट इस तरीके से होती है। उसका क्या होता है, स्वर प्लस ड प्लस स्वर, ये जो योग है वो हमारा का के तरह, वो हमारा इस तरीके से बनता है। कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा, ये जो मात्रा है, जो खड़ी पाई जिसको बोलते हैं, ये खड़ी पाई कहलाती है साथियों। और ये शिरोरेखा, ये शिरोरेखा होती है, ये खड़ी पाई होती है। तो साथियों ये खड़ी पाई लंबी होती है, और का में देखिए थोड़ा अंतर है, और इसमें यहाँ इस तरीके से वो है, उसको हम बोल देते हैं द्विस्पृष्ट वर्ण। क्या बोलते हैं साथियों, द्विस्पृष्ट वर्ण। अब देखिए यह है वर्णों की कुल संख्याओं को दिखाने का एक सूत्र है ना, इसको समझेंगे। स्वरा विंशतिरेकशः स्पर्शानां पंचविंशति, यादश्च स्मृता हैष्टौ चत्वारश्च यमः संवृतः, अनुस्वारो विसर्गस्य क प चापिं पराश्रितौ, द्विस्पृष्ट चेति विज्ञेयो लिरिकारो प्लुत एच च। इसमें क्या कहने का मतलब है, इसमें हमारे सभी स्वरों को है ना, सभी व्यंजनों को, जितने भी व्यंजन हैं है ना, स्वर हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, यादि व्यंजन है, स्मृता है ना, और यम व्यंजन है, अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं, है ना, जिब्या मूल्य उपधमानिया है, इन सभी का, और द्विस्पृष्ट है, इन सभी को प्लुत, इसमें एक और दिया है लिरिकारो प्लुत है ना, और आखिरी लिरिकारो को जोड़ते हुए सभी, इन सभी वर्णों का योग जितना है वो 64 है। कितना, 64 है। तो पाणिनि जी के अनुसार, संस्कृत भाषा में कितने स्वर, कितने वर्ण माने गए हैं, 63 और 64 वर्ण माने गए हैं, 63 या 64। तो इसको हम कितने हैं, कैसे हैं, वो आगे समझते हैं। देखिए साथी, स्वर वर्ण है हमारे 21, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 21 है। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। यादि वर्ण कितने हैं, 8 है। देखिए यादि वर्ण भी समझ लीजिए, यादि वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं वो सब हमारे यादि वर्ण हैं। अगला है हमारा यम वर्ण। यम वर्ण हमारे क्या है, यम वर्ण में आपको बताया भी था, यम वर्ण है हमारे कुंग खुंग गुंग घुंग, ये हमारे यम वर्ण है। अनुस्वार आपको दिख ही रहा है एक, विसर्ग वर्ण भी एक, जिब्या मूली एक, उपधमानिया एक, और कुल इनका योग साथियों हो जाता है दुष्पृष्ठ एक, और वैकल्पिक प्लस स्वर हमने आपको बताया था। जो हमारा री है वो भी तीनों ह्रस्व दीर्घ प्लुत का होता है, लेकिन जो लिरी है वो ह्रस्व का होता है और प्लुत का होता है, लिरी कभी दीर्घ नहीं होता। जो लिरी हमारा वर्ण है वो दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, क्या होता है, प्लुत होता है और ह्रस्व होता है। तो वैकल्पिक प्लुत स्वर में इसको हम यहाँ पर ये दिखाया गया है ली। तो कुल मिलाकर इतने वर्ण हैं वो सब आप जोड़ेंगे तो हमको 63 प्राप्त होंगे, और लिरी प्लुत स्वर को जोड़कर हमको 64। तो कुल पाणिनि जी के अनुसार, पाणिनि जी के व्याकरण के अनुसार कुल इसमें 64 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 64। तो साथियों आज हमने अपना संस्कृत व्याकरण का संज्ञा प्रकरण से वर्ण विचार को पूरा कर लिया है। और साथियों इससे संबंधित परीक्षा में और गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएंगे, और बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे आपकी जो भी शंका है, जो भी संदेह आपका इस वर्ण विचार को लेकर बना
हुआ होगा उसको हम ख़त्म करेंगे, उसको हम आपका निपटारा कराएंगे। तो साथियों, वर्ण विचार को आज पूरा कर लिया गया है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में हम आपके साथ लेकर फिर से आते हैं। तो साथियों, हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे अपने चैनल को भी लोगों तक पहुंचाकर लाभ हो, लोग इनको जानें। तो साथियों, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नावली को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।